हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिटरमाइनेट एरर के आगे की रीजंस पढ़ेंगे। कल हमने डिटरमाइनेट एरर्स पढ़ी थी और उसमें उस एरर को होने वाले रीजंस के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेटिव एरर, मेथड एरर, रिएजेंट एरर, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइनेट एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी में आगे हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। ये जो एरर होती है इसके लिए एनालाइज़र जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये एरर जो है वो उसमें किसी पर्सनल डिफेक्ट, डिसेबलनेस की वजह से फिज़िकल या मेंटल कैपेसिटी पुअर होने की वजह से ये एरर होती है। पर्सनल एरर दो तरह की होती है। फर्स्ट है पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत समीकरण। इस टाइप की एरर में एनालाइज़र फिज़िकल फिट नहीं होता है। उसकी फ़िज़िकल फिटनेस में कमी की वजह से ये एरर होती है। जैसे कि अगर वो टाइट्रेशन में जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वो टाइट्रेशन के दौरान होने वाले कलर चेंज को ढंग से नहीं जज कर पाता है या उसके कलर की पहचान नहीं कर पाता है, तो वो जो उसका एंड पॉइंट होता है वो हम प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की वजह से वो लास्ट पॉइंट को प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं। इसी तरह से यदि एनालाइज़र प्रैक्टिकल के दौरान आने वाली स्मेल्स को, ऑडियो को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो उसमें गंध आती है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये पर्सनल रीजंस की वजह से इसका ये वाली त्रुटि होती है। इसमें एनालाइज़र के खुद के और भी रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फर्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में होने वाली एरर। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में अलग अलग टाइप की एरर हो सकती है। जैसे कि जब पिपेट में कोई भी सॉल्यूशन लिया जाता है तो उसको प्रॉपर जो मार्क है वहाँ तक उसको नहीं फिल किया गया है, या पिपेट को जब खाली किया जाता है तो उसमें फूंक मार देते हैं तो उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। जब हम ब्यूरेट में कोई सॉल्यूशन भर रहे हैं तो ब्यूरेट में जो है उसका फर्स्ट जो पाठ्यांक है, फर्स्ट जो रीडिंग है, उसमें हम उसको ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, या ब्यूरेट में कोई एयर बबल रह जाता है ब्यूरेट के अंदर, या ब्यूरेट को उसको स्टैंड पर टेढ़ा लगा दिया गया है जिससे कि वो अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो टेढ़ा हो जाता है और उसमें रीडिंग प्रॉपर नहीं आती है। ब्यूरेट को जब हम उस पर रीडिंग नोट करते हैं तो हम उसको सीधा नहीं देखते हैं। अगर हम उसको टेढ़ा अलग साइड से देखेंगे तो हम उसकी रीडिंग को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एनालाइज़र जो है वो प्रैक्टिकल के समय, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के समय इस टाइप की मिस्टेक कर सकता है। सेकंड जो मिस्टेक कर सकता है वो है कि मेजरिंग एरर। मेजरिंग एरर में ऐसा है, जब हम किसी सब्सटेंस को मेज़र करते हैं तो उस समय उसके मेजरिंग मशीन को हम साफ़ नहीं करते हैं पूरी तरह से, तो उसमें पुराना कुछ जो मटेरियल है वो उसमें पड़ा रह जाता है, तो उसमें जो मेज़रमेंट होता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। या हम मेज़र करते समय जो वेइंग मशीन है उसको बंद नहीं करते हैं, या उसको हम बैलेंस नहीं करते, तोलने से पहले हम उस मशीन को बैलेंस नहीं करते हैं। उसके जो माइक्रो बार्ट हैं उनको हम हाथ से उठा लेते हैं। बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं जो हमारे मेजरिंग के दौरान हो सकती है, तो ये जो है इसके लिए एनालाइज़र रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसी में हो सकता है कि एनालाइज़र के लेक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइज़र।
एनालाइज़र जब शुरू में लैब में काम करते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल का इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उस समय ये सब जो एरर है वो उनके एक्सपीरियंस में कमी होने के कारण ये एरर होती है। धीरे धीरे ये समय के साथ इस एरर को दूर किया जा सकता है। सेकंड जो इसका रीज़न है पर्सनल एरर का, फर्स्ट हमने देखा कि एनालाइज़र के पर्सनल रीजंस की वजह से, दूसरा उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। कोई एनालाइज़र जो है वो कभी कभी कोई ऐसी साइकोलॉजी बना लेता है एक्सपेरिमेंट करते समय, तो वो उसी रिजल्ट्स को प्रायोरिटी देता है, उसे हम साइकोलॉजिकल एरर कहते हैं। जैसे कि एनालाइज़र कोई रीडिंग ले रहा है तो फर्स्ट रीडिंग जिस लास्ट एंड पॉइंट पे आई है वो उसे मान लेता है। जब वो नेक्स्ट टाइम उसी प्रैक्टिकल को दोबारा करेगा तो वो पहले वाली रीडिंग को ही प्रायोरिटी देगा और वो ये सोचेगा कि मेरी दूसरी रीडिंग भी यहाँ तक आएगी ही आएगी। तो उस कंडीशन में चाहे वो फर्स्ट जो हमारी रीडिंग थी वो गलत हो, लेकिन उसका माइंड सेट हो चुका है कि ये फर्स्ट रीडिंग यहाँ आई है तो सेकंड भी यहीं आएगी, तो वो वहाँ तक अपने सॉल्यूशन को ले जाने की कोशिश करता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कहलाता है। इसमें एनालाइज़र की अविकसित मानसिक धारणा की वजह से ये इस टाइप की एरर होती है। अब हमारी नेक्स्ट है पर्सनल एरर के बाद जो हमारी नेक्स्ट एरर है वो है मेथड एरर। प्रैक्टिकल करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मेथड्स का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें अगर इस टाइप की कोई एरर हमसे हो जाती है तो उसे मेथड एरर कहते हैं। इसमें जैसे कि हम कोई सॉल्यूशन जो हमने मेंटेन कर रखा है उसकी पीएच को हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसमें कोई साइड रिएक्शन और प्रेजेंट हो रही है, या हम पूरी जो हमारी जो रिएक्शन हो रही है हम उसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं और उससे पहले ही हम उसका जजमेंट कर रहे हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट के दौरान उसमें को प्रेसिपिटेशन होना या पोस्ट प्रेसिपिटेशन होना जैसी प्रॉब्लम्स भी मेथड की वजह से ही होती है। जो हमारे पास पीपीटी आया है उसका अच्छे से वॉश नहीं करना, या उसमें और कोई अदर इम्प्योरिटीज़ उसमें चिपकी हुई रह जाती है। अगर हम पीपीटी को गर्म करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है या इवोपराइज्ड हो जाता है, तो उसके वेट में कमी आ जाती है। पीपीटी को ओवर वॉशिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा धोना, या उसका कुछ सब्सटेंस जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ऐसे बहुत सारी जो एरर होती है वो हमारे प्रैक्टिकल करने के दौरान हमारे मेथड पे डिपेंड करती है कि उसकी वजह से ये एरर अकर होती है। नेक्स्ट हमारी एरर है एडिटिव एरर, योगात्मक त्रुटि। योगात्मक त्रुटियों पर माप में उपस्थित अवयव की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन त्रुटियों का परिमाण उपस्थित अवयव की मात्रा के साथ नहीं बदलता है। नेक्स्ट है हमारा आनुपातिक त्रुटियाँ, प्रोपोर्शनल एरर्स। यदि किसी भी मेजरमेंट को करते समय उसकी कोई भी मेजरमेंट यदि उसमें उपस्थित अवयव की मात्रा पर निर्भर करता है, तो जैसे हमने देखा योगात्मक त्रुटि पर जो एरर होती है वो अवयव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, किंतु आनुपातिक त्रुटियों में होने वाली जो मेजरमेंट है वो इनके अवयव की मात्रा पर निर्भर करता है, उसे हम प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे सारे जो फैक्टर्स थे ये डिटरमाइनेट एरर के रीजंस थे जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है हमारा इनडिटरमाइनेट एरर, अनिर्धारित त्रुटियाँ। ये जो अनिर्धारित त्रुटियाँ होती है इसमें एनालाइज़र जो है वो किसी भी प्रकार से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। ये त्रुटियाँ हमेशा उस एक्सपेरिमेंट में बनी रहती है और उसमें एनालाइज़र चाह कर भी इन त्रुटियों को दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि इनसे संबंधित कोई नियम नहीं होते हैं। इन त्रुटियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हर परिस्थिति में उनमें अत्यधिक सावधानी रखने पर भी अगर हम
कंटिन्यूस उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, क्रमिक हम उसमें फ्रैक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ अंतर आ जाता है जो कि उन अनिर्धारित त्रुटियों के कारण होता है, जिन्हें कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। जनरली इन त्रुटियों का जो विचलन होता है वो बहुत अधिक उचित होता है। यह विचलन प्रेक्षण में हर समय उपस्थित रहता है और उसे हम दूर नहीं कर पाते हैं। अनिर्धारित त्रुटियों के होने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इनको जो है हम कुछ आपेक्षिक मानों के द्वारा इनको ज्ञात किया जा कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ER/R इक्वल टू √EA/A का स्क्वायर प्लस EB/B का स्क्वायर। यहाँ पर R इसका रिज़ल्ट है, EA और EB जो है वो प्रोबेबल एरर है और A और B जो है वो मेज़रमेंट वैल्यूज़ हैं। तो इससे हम उसकी अनिर्धारित त्रुटि का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सीडेंटल एरर। ये वो एरर होती है जो कि एनालाइज़र की जल्दबाजी और उसकी लापरवाही की वजह से होती है। इसमें जैसे कि बारों को गलत गिनना, तोलते समय स्केल पर गलत पाठ्यांक नोट कर लेना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ब्यूरेट से गलत पाठ्यांक ले लेना, या हम कोई रीडिंग जब लिख रहे हैं तो लिखते समय हमारी नोटबुक में उसको ढंग से नहीं लिखना या लिखते समय उसमें कोई मिस्टेक कर देना, कैलकुलेशन मिस्टेक करना, या फिर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, यूनिट्स डिफरेंट हो जाती हैं आदि बहुत सारी जो होती है ये एक्सीडेंटल एरर होती है। और इन एरर्स को हम सिर्फ अपने अच्छे मन से और लगन से काम करके ही इन एरर्स को हम दूर कर सकते हैं। तो ये जो था ये हमारा टाइप्स ऑफ एरर था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।